हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विलियन चैप्टर का पार्ट 6 लेके आए हैं। इससे पहले हमने लास्ट पार्ट में हमने आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन के बारे में जाना था। आज हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लेके आए हैं, जिसे हम बोलते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये अणुसंख्य गुणधर्म। लगभग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। इसके बाद एक टॉपिक और होगा जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो भी इसी से जुड़ा हुआ होगा। तो हमारे पास टॉपिक का नाम है अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं? देखिए, किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो इकाई आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर। ठीक है, यानी आपके पास में कोई विलयन है। ठीक है, क्या है आपके पास में? कोई विलयन है। ठीक है, आपके पास में क्या है? कोई विलयन है। ठीक है, इस विलयन में क्या होगा? एक तो विलायक होता है और एक क्या होता है? विलय। तो जो भी इस विलयन की प्रकृति इन विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगी, कणों की संख्या पर निर्भर करती है, उनकी प्रकृति पे निर्भर नहीं करेगी कि वो कैसा है। ठीक है ना, उसकी प्रकृति पे निर्भर नहीं करेगी, अम्लीय है क्षारीय है, किस पे डिपेंड नहीं करेगी। वो प्रकृति पे डिपेंड करेगी कि उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, जैसे आपने बोला कि हमने बोला NaCl के अंदर अणुओं की संख्या कितनी हो गई? Na+ और Cl, यानी कितनी अणुओं की संख्या? 2। इसी तरह हमने बोला AlCl3, इसमें अणुओं की संख्या कितनी हो गई? Al+3 और कितने Cl है? 3Cl-, यानी अणुओं की संख्या इसमें कितनी हो गई? टोटल 4, और इसमें कितनी हो गई? 2। तो ऐसी प्रकृति, ऐसी गुण जो किस पे? उनके विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करे, उन्हें क्या बोलेंगे अपन? अणुसंख्य गुणधर्म। क्लियर है? ये अणुसंख्य गुणधर्म हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरी प्रॉपर्टी होगी क्वथनांक में उन्नयन, और थर्ड है हमारे पास हिमांक में अवनमन, फोर्थ है परासरण दाब। तो टोटल कितने प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म हो गए? 4 प्रकार के। और परिभाषाएं पूछी जाती है, अणुसंख्य गुणधर्म होते क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म क्या होंगे? यानी ऐसी प्रकृति जो किसके? विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करे, उसे क्या बोलेंगे अपन? अणुसंख्य गुणधर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, जितनी भी ये हम अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ रहे हैं, ये उन विलयन के लिए पढ़ रहे हैं जिसमें विलय क्या होंगे? अवाष्पशील होंगे, यानी हमारे पास में जो वाष्पशील नहीं हो पाएंगे। यानी हम पहले पढ़ चुके हैं राउल्ट का नियम, एक तो वाष्पशील विलय के लिए और एक अवाष्पशील विलय के लिए। तो इसमें जितने भी विलय कौन से होंगे? वो अवाष्पशील। ठीक है, तो यानी उनकी कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे। ठीक है, देखिए, इसको समझने के लिए हम एक बीकर लेते हैं। बीकर में हमने क्या लिया? विलायक, और विलायक को में हमने क्या लिया? विलय। विलय कौन से होंगे? ये ठोस, यानी कौन से होंगे? ठोस। यानी क्या हो गया अपने पास में? अवाष्पशील, अवाष्पशील। ठीक है, हम पढ़ चुके पहले भी, जब हमने वाष्प दाब पढ़ा था, अवाष्पशील यानी जो वाष्पीकृत नहीं होता। ठीक है, तो हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? केवल विलायक के अणु ही, केवल क्या होंगे? विलायक के अणु ही वाष्पीकृत होंगे, और इनके द्वारा ही इनकी सतह पर जो दाब लगेगा, इसी को हमने क्या बोला था? इसी को हमने क्या बोला था? वाष्प दाब। क्लियर है? इसी को हमने क्या बोला था? वाष्प दाब। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वाष्प दाब में अवनमन का मतलब क्या है? कमी। तो हमारे पास हमने क्या बोला? विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया? ठीक है, पहले जो विलयन का वाष्प दाब था वो किसके कारण लग रहा था? अगर आपके पास दोनों ही वाष्पशील होते हैं तो विलयन का वाष्प दाब किसके कारण लग रहा था? विलय के अणु के द्वारा और विलायक के अणुओं के द्वारा। विलय के अणुओं के द्वारा और विलायक के अणुओं के द्वारा। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है? हमारे पास विलय के द्वारा वाष्प का दाब लग ही नहीं रहा, केवल किसके लिए लग रहा है? विलायक के द्वारा। तो हम बोल सकते हैं कि अब इस कंडीशन में जब किसी विलायक में, ठीक है, वाष्पीकृत विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है, अवाष्पशील क्या मिला दिया जाता है? विलय मिला दिया जाता है, तो विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, जो अपने पास विलायक है ना, क्योंकि वाष्प दाब किसका लग रहा है? केवल विलायक के अणु के द्वारा। तो हम बोलेंगे कि विलायक का वाष्प दाब विलयन से अधिक होगा। ठीक है,
विलायक का वाष्प दाब किससे अधिक होगा, विलयन से अधिक होगा। देख लीजिए इसे, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है या घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम होता है। इसे क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे अपन, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, जैसे हमने बोला विलयन, विलयन को हमने मान लिया PS मान लिया। ठीक है, हमने मान लिया विलयन के लिए इसका वाष्प दाब कितना हो गया PS, और विलायक का कितना हो गया हमारे पास में PA, शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब कितना हो गया PA नोड। ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा किसका वाष्प दाब है, ज़्यादा वाष्प दाब किसका है, विलायक का, विलायक का है ना। तो क्या करेंगे हम, अधिक में से कितना वाष्प दाब में कमी आई, हमने इसको PS को घटा दिया। तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, वाष्प दाब में कमी आना, यानी वाष्प दाब में अवनमन। और किसके सापेक्ष में आ रही है, विलायक के सापेक्ष में। तो P नोड ये बट्टा करके अपन ये लिख दें, तो इसी को बोलेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखिए इसको, जैसे हमने माना वाष्प दाब में अवनमन किसके बराबर हो गया, PA नोड माइनस PS। PS क्या हो गया, विलयन का वाष्प दाब, और PA नोड क्या हो गया हमारे पास में, विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, PA नोड क्या हो गया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और PS यहाँ पर बोल सकते हैं PA। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी यूज़ करेंगे विलयन के लिए क्या यूज़ करेंगे, PA। ठीक है, तो PA क्या है, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, PS भी मान सकते हैं हमने, लेकिन यहाँ पे क्या माना, PA मान लिया। तो विलयन का वाष्प दाब कितना हो गया, PA। क्लियर है, तो कमी कितनी हो गई, यानी इसमें से हमको, यानी अधिक में से अपन ने कम को घटाया, क्योंकि विलायक का वाष्प दाब क्या है, कम है, तो एक कमी हो गई अपने पास में। क्लियर है, तो देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमारे पास में क्या है, आपेक्षिक अवनमन की बात करते तो हमने क्या बोला, PA नोड। PA नोड क्या है अपने पास में, विलायक का वाष्प दाब, और PA क्या है, विलयन का वाष्प दाब। ये तो क्या होगा, कमी। लेकिन हम आपेक्षिक की बात करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में कमी आ रही है, विलायक के रेस्पेक्ट में। तो विलायक क्या है, PA नोड। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो देखिए, और ये देखिए जो हमारे पास में जो विलेय का जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, ठीक है, आपेक्षिक अवनमन है, किसके कारण हो रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये केवल किन पे डिपेंड कर रहा है, विलेय के कणों पर। तो हम बोल सकते हैं जो भी हमारे पास में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आया है, यानी पर बोल सकते हैं P नोड A माइनस PA अपॉन PA नोड। ठीक है, ये किसके बराबर आ रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली अपन ने क्या बोला था, मोल फ्रैक्शन, यानी मोल भिन्न किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली विलेय के कणों पर। तो विलेय के कण या अपन बोल सकते हैं XA, यानी मोल भिन्न किसके, A के मोल भिन्न पे निर्भर कर रहा है। तो अपने पास क्या हो गया, मोल भिन्न A N X की जगह हम क्या रख सकते हैं, Na रख सकते हैं ना, Na एंड Na प्लस NB। क्लियर है, तो हमारे पास में क्या हो गया, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये X से क्यों रखा, क्योंकि उन्होंने बोला विलेय के, किस पे बोला, विलेय के कणों पर ही निर्भर कर रहा है, और यहाँ पे हम विलेय के कणों को B मानेंगे। ठीक है ना, हमारे पास जो विलयन है, तो ध्यान रखना इस पूरे क्वेश्चंस में जो भी हमने डेरिवेशन करेंगे, विलायक को तो हम A मानेंगे, और जो विलेय होंगे ना उसको हम क्या मानेंगे, B। तो विलेय पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, XB, और यहाँ पे क्या करा, NB। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, या तो फिर आप A मान लो या वो B मान लो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे विलायक को A माना है और विलेय को क्या माना है, B माना है। क्लियर है, तो हमारे पास ये इसके मोल भिन्न हो गया। क्लियर है, देखिए अब इसको आगे देखिए, क्लियर है, NB अपॉन Na प्लस NB, ये क्या है, विलेय के मोल भिन्न। Na क्या है अपने पास में, Na विलायक के क्या है, मोल। ठीक है, और यहाँ देखिए आपको पता है कि विलायक और विलेय में ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, विलायक की होती है, इसलिए क्या बोल लिया कि NB की क्वांटिटी Na से बहुत ही कम होती है।
NB की क्वांटिटी यानी विलेय की संख्या, विलेय के मोल किससे, विलायक से बहुत ही कम होता है। तो हम यहाँ पर क्या है, NB को हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, यानी नगण्य मान लेते हैं। तो देखिए आगे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या होगा, NB अपॉन NA, ठीक है, क्या हो गया अपने पास में, NB अपॉन NA। देखिए अब आगे, ये हमारे पास क्या हो जाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब Na और NB क्या है अपने पास में, मोलों की संख्या, NB किसके, विलेय के मोलों की संख्या, और Na क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। हमको पता है अगर हमारे पास ग्राम में दे रखा हो तो उसको किस में चेंज करते हैं हम, ग्राम में अगर कोई संख्या दे रखी तो हम किस में चेंज करेंगे इसको, मोल में। तो ग्राम से मोल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ग्राम बटा अणुभार, ठीक है, जिसका भी अपना ग्राम में दे रखा है भार, भार बटा उसका अणुभार, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, NB की जगह उसका ग्राम लिख दिया और बट्टा उसका अणुभार, ठीक है। और MA क्या है अपने पास में, WA क्या है, विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार। क्लियर है, क्लियर। तो हमने पास ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ पता होना चाहिए। PA नोड क्या है अपने पास में, विलायक का आंशिक दाब, PA क्या है अपने पास में, विलयन का आंशिक दाब, और PA नोड ये भी विलायक का आंशिक दाब। WB क्या है, विलेय के विलेय के ग्राम में संख्या, MB क्या है, विलेय का अणुभार, WA क्या है, विलेय का विलायक का ग्राम में मात्रा, और MA क्या है, विलायक का अणुभार, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कौन सी वैल्यू कहाँ रखनी है, ठीक है। जितना भी हमें अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर ये हमारे पास में क्या होता है, विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए ही उपयुक्त किया जाता है। अपन क्या करेंगे, MB, अगर MB निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये MB अगर हम निकालते, MB क्या अपने विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार निकालने के लिए ये हमारे पास इस तरह से फाइनल इक्वेशन आ जाती है। क्लियर है। डेरिवेशन इतना बार नहीं पूछा जाता जितना इनके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते, तो आपको क्या याद करना है कि ये फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू कैसे रखी जाती है, फाइनल फार्मूला आपको ये याद करना है, ठीक है, एग्जाम के बोर्ड के लिए। अब देखिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि समझ में आ जाएगा हमें कि कौन सी वैल्यू कहाँ रखनी है। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, जैसे बता रखा है, निश्चित तापमान पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना दे रखा है, ठीक है, और क्या लिखा है आगे, 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस, ठीक है। अब इससे पता लग गया हमारे पास में कि विलेय कौन सा है, ये यानी विलेय कौन सा अपने पास में, विलेय क्या है हमारे पास में, ये ठोस, विलेय कौन सा है, जो ठोस दे रखा है अवाष्पशील, और उसकी मात्रा कितनी दे रखी है अपने पास में, 0.5 ग्राम, ठीक है, 0.5 ग्राम, ये हमें विलेय की मात्रा पता लग गई, ठीक है। दूसरी बात, हमें अब विलायक ढूंढना है, यानी विलायक क्या है, विलायक क्या बना, बेंजीन, बेंजीन का देखिए कितना दे रखा है, 39 ग्राम, 39 ग्राम हमारे पास बेंजीन की मात्रा दे रखी है, ठीक है। और हमारे पास बेंजीन का अणुभार दे रखा है, और हमारे पास वाष्प दाब भी दे रखा है। देखो किस किस का, बेंजीन का वाष्प दाब, और बेंजीन क्या अपने पास में, विलायक, यानी हम बोल सकते हैं P0A, विलायक का दाब कितना दे रखा है, 0.850 बार, बार का मतलब इसकी यूनिट है, दाब की यूनिट होती है। उसके बाद बता रखा है प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, यानी विलयन का, विलयन को अपन ने किसे डिनोट किया था, PA से, इसका वाष्प दाब कितना आ गया, 0.845, कितना आ गया, 0.845, ठीक है। तो हमारे पास जो जो वैल्यू दे रखी है हमने लिख ली। हमें क्या निकला है, M2 निकाला, यानी मोलर द्रव्यमान निकालना है हमारे पास ये फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, P0A माइनस PA अपॉन क्या था, P0A, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास W, ठीक है, WB माना था अपन ने, और यहाँ पे MB कर रहा था, और ये यहाँ पे WA पे क्या हुआ है, विलायक, और ये इसका अणुभार। हमें क्या निकालना है, MB, इसका अणुभार, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, PA नोड क्या दे रखा है, 0.850, और PA कितना दे रखा है, 0.845। तो हम क्या करेंगे, 0.850
में से क्या घटा देंगे 0.845, ठीक है, इसको हमने घटा देंगे और नीचे क्या रख देंगे मैं 0.850। क्लियर है। WB क्या है हमारे पास में, विले की मात्रा कितनी दे रखी है 0.5, ठीक है। MB हमें निकालना है इनटू MA, MA क्या है इसका अणुभार, किसका बेंजीन का कितना है 78 ग्राम, और हमारे पास में ये कितना ले रखा है 39 ग्राम। बस ये इसको सॉल्व करना है, MB की वैल्यू निकालनी, इसमें इसको माइनस कर लेना है और MB इधर लेना है और ये इधर, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। बस हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और वैल्यू कौन कौन सी गिवन है, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करके देखिएगा। देखिए इसको वापस करते हैं एक बार। PA0 की वैल्यू दे रखी है, PA की दे रखी है यानी विलायक की दे रखी है, विलेय की दे रखी है, MA क्या अपने पास में विलायक का अणुभार, W2 क्या था अपने पास में विलेय का ग्राम में मात्रा, W1 क्या है विलायक की ग्राम में मात्रा। इसको हमने इस फॉर्मूले में रखा और M2 निकालना है। तो हमारे पास M2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 170 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप सॉल्व करके देखिएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। सीधे से अपन को क्या रखना है, इसमें वैल्यू ही रखनी है फॉर्मूले में। क्लियर। तो हम अब दूसरे अणुसंख्यक गुणधर्म की बात करते हैं, दूसरे अणुसंख्यक गुणधर्म की बात करते हैं जिसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब क्या होता है वृद्धि, ठीक है, यानी कोई चीज़ क्वथनांक में वृद्धि। क्वथनांक क्या होता है, ठीक है। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्वथनांक की परिभाषा, ठीक है। देखो हमने क्या लिया, एक द्रव लिया, ठीक है, कोई द्रव लिया, हमने क्या किया इसको अगर हम गर्म करें, ठीक है, तो अगर गर्म करने के बाद, ठीक है, ये वेपर प्रेशर का मतलब क्या है वाष्प दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब वायुमंडलीय दाब, यानी ऐसा तापमान, यानी कोई द्रव जब उबलेगा तब उसका वाष्प दाब किसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी इसको गर्म करने पर क्या होगा, ऐसा टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। देखिए क्वथनांक की परिभाषा वह है ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव को क्या बोलेंगे क्वथनांक, ठीक है। उस टेम्परेचर पर वो द्रव क्या हो जाएगा उबलने लग जाएगा, किसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम पर देखिए, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक विलायक से अधिक होता है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमने क्या लिया था, ठीक है, हमने क्या लिया था, एक विलायक लिया था, हमने क्या लिया था एक क्वथनांक के उन्नयन के लिया। देखिए हमने क्या लिया, एक विलायक लिया, विलायक में क्या मिलाया अवाष्पशील विलेय। अब हमने इसको क्या किया गर्म किया। अब गर्म करने पे क्या हुआ था, अभी विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया था कम हो गया था, विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया था कम हो गया था, यानी इसमें क्या मिला दिया अपने अवाष्पशील पदार्थ, वाष्प दाब कम हो गया तो अब क्या होगा विलयन का, अब विलयन का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। जैसे मान के चलो अपन ने एक नॉर्मल पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, पानी को गर्म कर रहे हैं, ये 100 डिग्री पे उबल जाता है, लेकिन क्या कर रहे हैं यानी 100 डिग्री पे ये अपने पास वाष्प अवस्था में चले जाता है ना, गर्म करने के बाद ये उबल जाता है। तो अगर अपने इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए, माने कोई पत्थर या पर कंकर मिला दिए, तो क्या हो जाएगा, अब इसको गर्म करने के लिए, इसको वाष्पित करने के लिए क्या करना पड़ेगा और उच्च हमें देना पड़ेगा, उच्च तापमान देना पड़ेगा। इसलिए क्या बोल दिया हमने विलयन का क्वथनांक विलायक से अधिक हो जाता है, इसलिए हमने क्या बोला क्वथनांक में क्या हो जाता है उन्नयन, यानी क्वथनांक में क्या हो जाएगा वृद्धि, इसी को हम क्या बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तो हमने बोला शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमने मान लिया TB0 और विलयन का हमने क्या मान लिया क्वथनांक TB। इस बार किसका ज़्यादा है क्वथनांक, किसका ज़्यादा है विलयन का, तो हमने किस में तो कमी जो भी होगी कितनी होगी TB, कितना चेंज हो गया TB में से TB0 को घटा दिया, यानी विलयन में से इसको हमने कमी कर दी, ठीक है। तो ये हमारे किसके होगा डेल्टा, यानी कमी को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं डेल्टा TB, तो डेल्टा TB हमारे पास कितना होगा TB माइनस TB0, क्लियर है। यानी तापमान में इतना परिवर्तन हुआ, ये हमने लिखा TB माइनस TB0, क्लियर है। अब देखिए आगे बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन के इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं
कि मानिए हमारे पास में क्या है, ये तापमान है और ये हमारे वेपर प्रेशर के मतलब वाष्प दाब, ये हमारे पास क्या है, वाष्प दाब। तापमान और वाष्प दाब के बीच में हमने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। अब देखिए ये डॉट डॉट दिख रहा है ग्रीन वाली बिंदु, ये क्या होगा हमारे पास वायुमंडलीय दाब, यानी 1 ATM। 1 ATM कितने के बराबर होता है, 1.013 बार के बराबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके बीच में क्या किया, एक ग्राफ को प्लॉट किया। अब हमने क्या बोला कि विलायक का जो जो पहले पानी था, यानी पानी क्या था, विलायक, इसको हमने क्या गर्म किया, तो वो हमारे पास क्या हुआ, पहले उबल गया, लेकिन हमने इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाया था तो क्या होगा, उसके टेम्परेचर बढ़ गया। तो देखिए ये विलायक है, विलायक इस टेम्परेचर पे, ये विलायक की जो इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, हमारे पास वाष्पीकृत हो रहा है, यानी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है, यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है। जबकि विलियन का देखिए इस पॉइंट पे, विलियन का इस पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, हमारे पास वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, यानी ये क्या हमारे पास में TB नोड, विलियन को हमने क्या माना है TB, और विलय को क्या माना है TB नोड। तो अंतर कितना हो गया, अधिक में से कम को घटाते हैं तो TB माइनस TB नोड, डेल्टा T किसके इक्वल हो गया, TB माइनस TB नोड। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्वथनांक में उन्नयन था। ठीक है, अब देखिए क्वथनांक में उन्नयन के बारे में एक बात हो रहा है कि क्वथनांक का उन्नयन एक क्या होता है, अणुसंख्यीय गुणधर्म होता है, अणुसंख्यीय गुणधर्म है। ठीक है, तो क्वथनांक में विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलल सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करेगा, मोलल सांद्रता पर, अर्थात क्या होगा, मोललता पर। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करेगा, वो मोललता पर। ठीक है, जो भी अपने पास में अणुसंख्यीय गुणधर्म होते हैं किस पे डिपेंड करेंगे, वो उसकी मोलल सांद्रता पे। किसकी मोलल सांद्रता पे, विलेय की मोलल सांद्रता पे। यानी हमारे पास क्वथनांक में उन्नयन हम कह सकते हैं कि मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, ये क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। मोललता को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए समानुपाती का चिन्ह हटाया तो हमने क्या आया, एक नियतांक आ गया KB। ठीक है, KB हमारे पास क्या आएगा नीचे, KB इस तरह क्या आ गया KB, और KB हमारे पास में क्या है, KB को हम बोलेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक अथवा क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, अगर हम KB की यूनिट की बात करें, ठीक है, अगर हम KB की यूनिट की बात करें यानी इकाई की बात करें तो KB बराबर क्या हो जाएगा, KB का मान रखने पे TB/m, TB/m मोललता। ठीक है, टेम्परेचर को किससे डिनोट करते हैं, केल्विन से। ठीक है, ये हमारे पास की यूनिट हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है 1 किलोग्राम विलायक में हम क्या पढ़ते हैं, विलेय की मात्रा, तो मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये देखिए केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, यूनिट भी पूछी जाए तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब हमको बताया मोललता का सूत्र हमने याद कर रखा है पहले से, क्या था, W2/m2, और ये हमारे पास ये। ठीक है, देखिए कैसे आया था ये, एक बार फिर देख लेते हैं। मोललता m क्या थी हमारे पास में, विलेय को हमने माना था WB। ठीक है, अपॉन MB इसका अणुभार, ये सूत्र था हमारे पास में, और यहाँ पे क्या माना था हमने WA, और 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को। ठीक है, ये था, तो M की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, यही रखा है, M की जगह ये वैल्यू रखिए। देखिए M की जगह हमने वैल्यू रखी तो हमारे पास TB की निकल गया KB इंटू ये हमारे पास फॉर्मूला। इस तरह M2 का मान हम निकाल सकते हैं। M2 यानी हमने क्या बोला कि जो भी हमारे पास अणुसंख्यीय गुणधर्म है, इसका मुख्य उपयोग क्या होता है, जो भी हमने ठोस पदार्थ ले रखा है या अवाष्पशील पदार्थ ले रखा है उसका अणुभार ज्ञात किया जाता है। तो M2 हम निकाल सकते हैं इसका अणुभार। तो हमारे पास क्या हो गया, ये क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, अब हम एक उदाहरण की बात करते हैं। देखिए उदाहरण, ठीक है, ये उदाहरण है, देखिए इसको पढ़िए और देखिए क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, फिर अपन सॉल्व करते हैं इसे।
लिया। देखिए क्या पूछा इस क्वेश्चन में, इसमें देखो पहले देखा बेंजीन का क्वथनांक इतना है, हमें पहले पता करना है कि विलेय कौन सा और विलायक कौन सा, और ज़्यादातर हमारे पास क्या होगा, बेंजीन क्या होगा, विलायक के रूप में ही होगा। तो बेंजीन का क्वथनांक इतना दे रखा है, क्वथनांक यानी हमारे पास में विलायक को हमने किस में लिया था, टीबी नॉट। टीबी नॉट की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 353.23 केल्विन, ठीक है, पहली चीज़ दे रखी है। उसके बाद हमारे पास में अवाष्पशील विलेय की मात्रा भी दे रखी है, यानी हमारे पास में WB, विलेय को हमने क्या माना था, B। तो अवाष्पशील विलेय की मात्रा कितने दे रखी है, 1.80 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आगे जाइए, क्या बता रखा है, 90 ग्राम बेंजीन, ठीक है, 90 ग्राम बेंजीन, यानी हमारे पास में WA विलायक की मात्रा भी हमारे पास दे रखी है, कितनी है, 90 ग्राम, क्लियर, 90 ग्राम। आगे बढ़िए, विलयन का क्वथनांक बढ़कर कितना हो गया हमारे पास में, 354.11, 354.11, किसका है ये, विलयन का। और विलयन का हमारे क्वथनांक किससे डिनोट किया हमने, टीबी से, ठीक है। तो टीबी हमारे पास कितना हो गया, 354.11 केल्विन, ठीक है। अब हमें क्या कहता है, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी, विलेय के यानी सॉरी क्या याद करना है हमें, एम बी निकालना हमें, क्लियर है। तो हमारे पास इसके लिए केबी की वैल्यू भी दे रखी है, केबी की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है। बस अब करना क्या है, फॉर्मूला रखिए और फॉर्मूला में इससे सॉल्व कीजिए, क्लियर है। जैसे सबसे पहले हमने क्या लिखा, डेल्टा टीबी क्या था हमारे, किसके बराबर था, टीबी माइनस टीबी नॉट। देखिए टीबी कितना है, 354.11 माइनस 353.23, इसमें से इसको माइनस किया गया तो डेल्टा टी आ जाएगा, टीबी आ जाएगा, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे तो M2 हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, क्लियर है। देखिए ये इसका सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास में दे रखा है क्वेश्चन में, क्वथनांक में उन्नयन हमने निकाला 0.88 केल्विन, बस M2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा टी भी रखना है, बाकी हमें दे रखा है क्वेश्चन में, और हमारा आंसर आ जाएगा 58 ग्राम प्रति मोल, क्लियर है। तो हमारे पास ये दूसरी प्रकृति हमने पढ़ ली, दूसरे अणुसंख्यक गुणधर्म। दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म हमने पढ़ा, कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक में तो क्या हो गई, बढ़ोतरी, और वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी हो गई, विलयन के वाष्प दाब में कमी हो गई। तो हम अब क्या करेंगे, तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे, हिमांक में अवनमन, यानी हिमांक में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। हिमांक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई द्रव अवस्था किसमें, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। देखिए वह ताप जिस पर किसी द्रव व ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान हो जाता है, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं वह ताप जब किसी द्रव अवस्था क्या होता है, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था का वाष्प दाब समान हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, हिमांक, ठीक है। देखिए जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, क्लियर है, ये हम पढ़ चुके हैं। अर्थात विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम होता है, ये लाइन भी हम पढ़ चुके हैं। वाष्प दाब कम होने पर विलयन का हिमांक और भी कम हो जाता है, यानी वो पहले से क्या होगा, कम टेम्परेचर पर जमने लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पे क्या हुआ, वाष्प दाब में तो क्या हो गई, कमी आ गई, और टेम्परेचर क्या हो गया, क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ने लग गया, लेकिन हिमांक में क्या हो गई, कमी आ गई, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं ना, गर्म करेंगे तो क्या होगा, उच्च तापमान पे गर्म हो रहा है, जबकि क्या होगा, जम रहा है वो, यानी वो ठोस में परिवर्तित हो रहा है, तो क्या होगा, उसका हिमांक में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, हिमांक में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर है। तो हिमांक में क्या आ जाएगी, कमी, ठीक है। जैसे मान के चलिए, सिंपल सा एग्जांपल बात करते हैं हम, कि अगर हमने एक नॉर्मल पानी को हमने क्या करा, बर्फ़ में क्या कर दिया, पानी को क्या कर दिया हमने, फ्रिज में रख दिया, तो वो एक जम गई, ठीक है। उसको जमने में क्या हुआ, थोड़ा टाइम लगा। अब हमने क्या किया, इसके अंदर हमने क्या करा, हम जमाने के लिए जो आइसक्रीम्स के हम साथ में क्या यूज़ करते थे,
कुछ नमक के पार्टिकल्स भी यूज़ करते हैं। अगर हम इसमें हल्के से नमक डाल देते हैं तो क्या करेगा, अभी हमारे पास क्या होगा, जल्दी जमने लग जाएगा। जल्दी जमने लग जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हिमांक में कमी आ गई। क्लियर है? इसी को क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। देखिए हिमांक में अवनमन क्या हो गया, यानी ये देखिए ये फ्रोजन सॉल्वेंट, यानी हमारे पास क्या है, ठोस अवस्था, इसको हम बोल सकते हैं ठोस अवस्था। यानी इस पॉइंट पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। यानी हमारे पास देखिए विलयन हमारे पास है, क्या है, ये हमारे पास विलायक है ऊपर वाला, ठीक है। सॉल्वेंट का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे विलायक, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, विलायक, और ये विलयन, ठीक है, विलयन, ठीक है। हमको पता है कि विलयन, विलायक क्या हो रहा है, विलायक क्या हो रहा है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। और हमारे पास में विलयन है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमारे पास डेल्टा टी एफ, यानी कितनी हमारे पास कमी आई, डेल्टा टी एफ क्या है, अधिक में से कम को घटा दो, तो हमारे पास टी एफ नॉड माइनस टी एफ। क्लियर है? तो इस तरह से इसमें हिमांक में अवनमन आ जाएगा। क्लियर है? देखिए इसको करते हैं आगे। हम पढ़ चुके हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना माना है, टी एफ नॉट, विलयन का टी एफ, और हिमांक में अवनमन इस तरीके से। तो हिमांक में अवनमन क्या होगा, एक अणुसंख्यक गुण, जैसे हमने क्या पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन भी क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म, और ये किस पर डिपेंड करता है, विलेय के मोलों पर, यानी मोलल अनुपात पर, यानी मोललता पर, यानी वो मोललता के समानुपाती होगा, और मोललता के समानुपाती होगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा इस बार के एफ। के एफ को बोलते हैं अपन क्रायोस्कोपिक नियता, क्रायोस्कोपिक नियता, ठीक है। यानी इसकी यूनिट सेम रहेगी जो हमारे पास में क्वथनांक में उन्नयन की थी, सेम यूनिट रहेगी। क्लियर है? तो हमारे पास आपको क्या करना है इस बार, डेल्टा जहाँ टी बी रखा था वहाँ पे क्या रखना, टी एफ। क्लियर है? और देखिए इसको आगे हमने सॉल्व किया, सेम वही तरीके से किया, मोललता रखा, मोललता का मान रखा, और लास्ट में एम टी निकाला। आपको बस फॉर्मूले में क्या रखना है, टी एफ की जगह टी बी की जगह तो क्या रखना है, टी एफ, और के बी की जगह क्या रखना है, के एफ। बाकी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया हमारे पास, हिमांक में अवनमन, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आपको। हिमांक में क्या निकालना है, अवनमन, ठीक है, यानी डेल्टा टी एफ निकालना चाहता है, हिमांक की गणना निकल किस टेम्परेचर को हिमांक होगा। क्लियर है? देखिए ये, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, आप करके देख लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हम करते आए सेम वैसा ही, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना। क्लियर है? मैंने आपके सामने सॉल्यूशन रख दिया इसको, अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको इसमें तो देख लेना। क्योंकि क्या लिखना है, हिमांक में अवनमन, यानी क्या निकालना है अपने, डेल्टा टी एफ, तो हमारे पास टी एफ निकल आया। क्लियर है? ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई पहले से। अब करते हैं हम परासरण दाब। परासरण दाब, ठीक है, इंपॉर्टेंट चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास में, चौथा अनुसंख्यक गुणधर्म परासरण दाब। परासरण दाब जानने से पहले हम बात करेंगे कि परासरण किससे कहते हैं। ठीक है, जैसे बायो वाले स्टूडेंट सब जानते हैं परासरण होता क्या है, यानी किसी विलायक का कम सांद्रता के विलयन में से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाह करते हैं। ठीक है, यानी क्या होगा, कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, जबकि हम विसरण पढ़ते हैं, विसरण क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये परासरण, और किसके द्वारा होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, जंतु झिल्ली होती है, जिसमें से खाली विलायक के अणु ही गमन कर सकते हैं, और क्या होते हैं, विलयन के अणु गमन नहीं कर सकते। कौन से अणु गमन करते हैं इसमें से, विलायक के, यानी इसको बोल सकता मैं चयनात्मक पारगम्य होती है, ओनली ये विलायक के अणु को जानने देती है, विलयन के अणु को बाहर नहीं जाने देती है। क्लियर है, तो ये होगा हमारे पास परासरण। देखिए इसको हम एक चित्र से समझते हैं, ये दिख रहा है हमारे पास, ये हमारे पास पहले इस वाले डायग्राम को देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बीच में जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है उसको बोलेंगे अपन अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, अर्धपारगम्य झिल्ली, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये अर्धपारगम्य झिल्ली से एक तरफ तो हमने क्या रखा है, विलायक, विलायक हमने यानी एक शुद्ध जल रख रखा है, और यहाँ पे हमने क्या रखा है, विलयन। विलयन यानी मान के चलो आपके पास चीनी का विलयन है या कोई इस तरह का विलयन बना रखा है,
पानी में चीनी घोल रखी है, पानी में नमक घोल रखा था, ये तो क्या है विलयन। तो अब क्या होगा, हमको पता है तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य क्या होता है कि खाली विलायक के अणु को ही ये झिल्ली में से गमन करने देती है, यानी ये विलायक के अणु कहाँ करेंगे, इस तरफ विलयन की तरफ जाने लग जाएंगे, यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ। क्योंकि विलयन की सांद्रता क्या है, उच्च है, विलायक की सांद्रता कम है। इसके कारण क्या होगा, अब देखिए यहाँ का लेवल क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, परासरण। ठीक है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का गमन किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। इसी को क्या बोलेंगे अपन, परासरण। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, परासरण नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है क्या, परासरण दाब। तो परासरण दाब देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन में, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लागू होने वाला न्यूनतम अतिरिक्त दाब को क्या बोलेंगे अपन, परासरण दाब। क्लियर है। अब देखिए इसे समझिए क्या बोलना चाह रहा है, परासरण दाब किसे कहते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा, परासरण, परासरण देखिए क्या है। अब इसको हम इस प्रक्रम में भी देखते हैं, भी परासरण हो रहा है। अंदर क्या हमारे पास में, ये तो बाहर तो क्या है पानी है, और अंदर क्या है विलयन है। तो आपको क्या पता है, ये SPM यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से ये पानी क्या होगा, इसके अंदर जाएगा और इसका लेवल बढ़ जाएगा। तो उसको क्या बोल दिया मैंने, परासरण। अब हम क्या करेंगे, इस परासरण को रोकने के लिए इसके बाह्य दिशा से, ठीक है, इसके बाहर की तरफ से एक क्या करेंगे, हम एक प्रेशर रोकेंगे, यानी परासरण के विपरीत जो दाब लगाएंगे। परासरण जो हो रहा है हमारे पास में, यानी जो हमारे पास ये लेवल चढ़ रहा है नीचे से लेकर ऊपर तक, इस परासरण के अगेंस्ट में जो हम दाब लगाएंगे उसी को क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। ठीक है, तो परिभाषा एक बार वापिस देखते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए, ठीक है, विलयन है, इसमें विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लागू होने वाला न्यूनतम अतिरिक्त दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाता है। क्लियर है, यानी परासरण के विपरीत जो दाब लगाया जाता है यानी विलयन से विलायक की तरफ, उसी को क्या बोलेंगे अपन, परासरण दाब। देखिए एक डायग्राम से और समझते हैं इसको। ये हमारे पास विलायक है, ठीक है, ये हमारे पास विलयन है, ठीक है। तो ये विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से इस तरफ गमन कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ से क्या लगा रहे हैं, एक प्रेशर लगा रहे हैं, एक दाब लगा रहे हैं। इसी को क्या बोलेंगे अपन, परासरण दाब। यानी अभी ये परासरण दाब क्या होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, जबकि ये क्या था, कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की। ठीक है, तो ये हो गया परासरण दाब। देखिए परासरण दाब को किससे डिनोट करते हैं, पाई से। किससे डिनोट करते हैं परासरण दाब को हम, पाई। ठीक है, पाई होता है ना, पाई से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब देखिए तो हम बोलेंगे परासरण दाब विलयन की मोलर सांद्रता और उसके ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, मोलर सांद्रता यानी पाई समानुपाती किसके होगा, सी के और उसके तापमान के। ठीक है, यानी अगर हम इसको दोनों को साथ रखें तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, RCT। आर क्या है हमारे पास में, समानुपाती स्थिरांक हटा के एक नियतांक आ गया जिसको बोलते हैं अपन गैस नियतांक, जो हम 11 में पढ़ चुके हैं, गैस नियतांक R। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में सी क्या है हमारे पास, सांद्रता। सी क्या है हमारे पास, सांद्रता। सांद्रता क्या होती है, सांद्रता बराबर होता है, ध्यान रखना, सांद्रता बराबर, ठीक है, वैसे पढ़ चुके, सांद्रता बराबर क्या होता है, अभी मोलर दाम पढ़ा था हमने, सांद्रता बराबर मोल प्रति लीटर, सांद्रता बराबर मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो मोल को हमने किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से, लीटर को किससे डिनोट करते हैं, V से। तो हमने C की जगह क्या रख दिया, N/V। क्लियर है। अब इसको आगे सॉल्व करें, n क्या, मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या को ग्राम में दे रखी होती क्या होता है, W/m, यानी उसके अणुभार से सॉल्व कर देते हैं अपन। देखिए आगे का स्टेप, यानी n की जगह हमने रख दिया W/m। ठीक है, W/m। W क्या है, उसकी विलय की ग्राम में मात्रा, m क्या है उसका अणुभार, V क्या है उसका आयतन, R गैस नियतांक, T तापमान। क्लियर। ये हमारे पे लिखा है, C है सांद्रता, T तापमान, N मोलों की संख्या, विलयन का वो आयतन, R गैस नियतांक, W क्या है सॉल्यूट यानी विलय की ग्राम में मात्रा, और कैपिटल M क्या है, कैपिटल M क्या है, विलय का अणुभार। ये हमारे पास क्या हो गया, परासरण दाब। काफ़ी इम्पोर्टेंट है परासरण दाब। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। ठीक है,
एक प्रोटीन के बारे में बता रखा है, एक प्रोटीन इतना बता रखा है, इसका आयतन इतना दे रखा है और विलियन में 1.426 ग्राम प्रोटीन है और 300 केल्विन इसकी परासरण दाब की आपको कहना है प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की यानी m निकालना है आपको। ठीक है, तो आपको इसका आंसर खुद को सॉल्व करना है। ठीक है, आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए, एक पहले और एक ये, इन दोनों को ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, खुद को प्रैक्टिस करके देखनी है अच्छी तरीके से। फिर कल हम लास्ट क्लास इसके असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कुछ प्रॉब्लम हो तो उनको भी अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके।